जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक में पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है इस ये टॉपिक, पर हम उसको ना बहुत तोड़ तोड़ के वर्ड बाय वर्ड हम आपको समझाए हैं इसमें। देखिए, आपका जो जैसे ये अगर टॉपिक है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग को कहाँ कहाँ हेल्प लगता है, किस किस काम में, या फिर हमारी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम इसको ना आपके बुक में ना 2-3 लाइन में दिया हुआ है, इसको हम तोड़ तोड़ के समझाने के लिए आपको इसे ब्रेक करके समझाएं। पर आपको इस तरह से आंसर नहीं लिखना है, आपको समझना है पहले कंसेप्ट को, उसके बाद अब आंसर जिस तरह से है आंसर में आप 2 लाइन के फॉर्म में बना के लिख सकते हैं। प्रीपोजिशन यूज करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, बस हम आप यहाँ पर कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। और रिवीजन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन के समय भी आप इसको समझने में आपको बहुत जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के पहले, इसीलिए हम आपको इसको पॉइंटर फॉर्म में समझाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशन को इंटेलिजेंटली यूज करना, वाइजली यूज करना, समझदारी से यूज करना। कहाँ पे किस इमोशंस का यूज होगा। अब मान लीजिए, आप जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए, आप बहुत खुश हैं, आपका एग्जाम क्लियर हो गया है, ठीक है। आपका एग्जाम कोई आप यूपीएससी का एग्जाम दिए और फाइनली आप 10th रैंक के अंदर आ गए, ठीक। और आपका फ्रेंड है जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप टॉप 10 में हैं और वो आपका जो फ्रेंड है उसका एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ। तो आप अपने इमोशन को किस तरह से यूज करेंगे? क्या उसके सामने पार्टी देना चालू कर देंगे, बहुत ज्यादा खुश दिखाएंगे? ठीक है, खुश तो रहेंगे, पर आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि हाँ, हम खुश हैं पर मेरा जो फ्रेंड है वो खुश नहीं है। मतलब अपने इमोशंस को भी समझना है प्लस दूसरे के इमोशंस को भी समझना है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन क्या करेगा, वो अपने बताएगा कि हाँ भाई, मेरा निकल गया, कोई बात नहीं, अगली बार तेरा भी निकल जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत कर, कहीं ना कहीं कमी रह गया होगा, ऐसे ही बिहेव करेंगे। या फिर वो बोलेगा कि चल भाई चल पार्टी करने चल, और फिर आपको वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरा मन नहीं है, या फिर थोड़ा उसका उदास हो सकता है कि वो उदास रहेगा, तो अब आपको लगेगा कि देखो कैसा है, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया और वो तो मेरे पार्टी में आ नहीं रहा है। पर अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट रहेंगे तो आप समझेंगे कि मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, हम खुश हैं, पर मेरा जो दोस्त है उसका तो क्लियर नहीं हुआ है, वो कैसे खुश हो सकता है। पर इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, वो बस अपने ही इमोशन के बारे में खोया रहेगा। और कभी कभी तो ऐसे लोग भी हैं जो अपने इमोशंस को भी नहीं समझते हैं, अपने इमोशन को भी नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे किस तरह का इमोशन यूज करना है। हालांकि ये आपको उतना समझ अगर नहीं आया होगा तो जैसे जैसे चैप्टर की और जो टॉपिक है, टॉपिक का जो और एक एक कंसेप्ट हम समझते चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। हमारे रियल लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंट होने का कितना बड़ा रोल है। बहुत लोग होते हैं पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, एकेडमिक स्टडी का बहुत अच्छा होता है, टॉपर रहते हैं अपने स्कूल के, पर इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब एक बच्चे को समझिए जो शुरू से टॉप किया हो, एक लड़का का नाम कंसिडर करते हैं रोहित जो शुरू से टॉप किया है 1 से लेके थ्रू आउट उसके ग्रेजुएशन तक, ठीक है। उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिला, पर अनफॉर्चुनेटली उसके कॉलेज में उसका मन चाहा जो उसका ड्रीम जॉब था वो उसको नहीं मिला। और वो लड़का क्या किया, बहुत दुख लगता है बोलने में, वो लड़का क्या किया, अपने बिल्डिंग से कूद के अपना जान दे दिया, सुसाइड कर लिया। तो क्या ये सही था? क्या वो, उसका आईक्यू तो बहुत अच्छा था, पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, एकेडमिक स्टडीज का काफी अच्छा था, पर क्या वो इमोशनल इंटेलिजेंट था? बिल्कुल नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम को ही हैंडल करने के लिए ना इग्नू ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इग्नू कोई भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना, कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा ना, आप कुछ भी पढ़िए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है ना कि वो आपको बस ना मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस आपको वो इसे इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं, आप पे बर्डन बनाने के लिए भी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। वो चाहते हैं, एजुकेशन ही है ऐसा जो समाज में ना बदलाव लेके आ सकता है। हमारा सोच बदलेगा ना तभी समाज बदलेगा, और आपके हमारी सोच को बदलने के लिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जेंडर सेंसिटाइजेशन है, ये सब क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है? ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, क्यों है? ये सब आपको अवेयर करने के लिए, जानने के लिए। इसलिए बिल्कुल मत समझिएगा इग्नू का, तो हम आपको पर्सनली बोलेंगे, देखिए 12th तक आप जो भी पढ़े हों, थोड़ा टॉपिक से हट के बता रहे हैं, पर बीइंग अ टीचर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अभी तक से आप 12th तक जो भी पढ़े हो ना, ठीक है, पर ग्रेजुएशन का जो पढ़ाई है ना, बहुत वाइजली कीजिएगा। हम आपको पढ़ाने के लिए रेडी है, मेरे पास जितना सब्जेक्ट होगा, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं, उसको हम इस तरह से जरूर समझाने का कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये बुक ना बर्डन की तरह ना हो। इस बुक से आप बहुत कुछ सीखिए, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस है। और जितना 12th तक हम लोग जो पढ़े होते हैं ना, उसमें उस ड्यूरेशन में उतना पर्सनैलिटी में जितना चेंजेस नहीं आता ना, उससे कई ज़्यादा चेंजेस आपके ना 3 साल में आ जाता है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन का पढ़ाई थोड़ा ना डिफरेंट वे में होता है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो फिलहाल वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या था। अभी हम 2 टॉपिक से समझे हैं, 2 एग्जाम्पल से समझे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो दूसरा टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बताता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है हेल्प्स टू टैकल, किस चीज में हेल्प करता है लाइफ में अगर अनसर्टिनिटी आ गया, मतलब ऐसा चीज जो अनएक्सपेक्टेड था, चाहते नहीं थे, अचानक से ऐसा हो गया। जैसे एग्जांपल समझिए कि आप जा रहे कहीं पे पूजा वूजा घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और या फिर शादी में जा रहे हैं और अचानक से आपका सैंडल टूट गया, या फिर अचानक से आपका ड्रेस किसी कोने से लग गया और फिर फट गया, आपका ड्रेस बहुत महंगा ड्रेस हो, खराब हो गया, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? अब आप पूरा बोलेंगे बट यार हम नहीं जाएंगे शादी वादी में, छोड़ो तो रहने दो, हमको जाना नहीं है, ऐसे कीजिएगा नहीं, आप उसको हैंडल कीजिएगा आप उसको कुछ एडजस्ट कीजिएगा। बहुत बार होता है कि हम लोग का सैंडल टूट जाता है, क्या करते हैं, गार्टर वाटर ले लेते हैं, रबड़ वड़ ले लेते हैं, मार लेते हैं, सेफ्टी पिन मार लेते हैं, या फिर सेफ्टी पिन लगा लेते हैं, या फिर कॉपलेट वगैरह देखेंगे, या फिर दोनों सैंडल को हाथ में उठा लेंगे, हाथ उठा के बाइक जैसे चलेंगे, यही कर सकते हैं ना। और नॉर्मली कोई बात नहीं हुआ है ना, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे, ना ही कि इरिटेट हो जाएंगे, सामने वाले पे चिल्लाने लगेंगे। एक सिचुएशन आप समझिए, एक आदमी था, वो पैंडेमिक के समय में वीडियो में देखे थे, वो पैंडेमिक के समय वो मास्क नहीं पहना था, उसकी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, ठीक, और वो जब पकड़ा गया, उसको फाइन लग गया मार्क्स के लिए, तो क्या करता है, बस अपनी वाइफ को 2 थप्पड़ खींच के लगा दिया, पूरे रोड पे थप्पड़ लगा दिए, बोल रहा है क्या तुम मेरे को याद क्यों नहीं दिलाई, मतलब वो अपनी परेशानी को कहीं ना कहीं निकाल दिया, गंदे तरीके से निकाल दिया, वो हैंडल नहीं कर पाया। ये पूरा साइन किसका है कि वो एकदम भी इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, समझे। अनसर्टिनिटी को टैकल करना, फ्रस्ट्रेशन को टैकल करना, मान लीजिए आपके पास बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, एक प्रॉब्लम आया है, अभी आप देख रहे हैं कि आप पूरा प्रोजेक्ट बनाए थे, प्रोजेक्ट के लास्ट पेज में जो फाइनल था उस पर गलती से मम्मी चाय लेके आई, चाय गिरा दी, ठीक, अब आपका क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन है, तो आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? आप परेशान होकर चिड़े से और जो बना हुआ उसको भी फाड़ देंगे कि क्या कर सकते हैं कि उस पेज को फिर हैंड को ठीक करने का कोशिश करेंगे, या फिर दूसरा पेपर लेंगे और फटाफट उसको उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे पर दूसरा बनाने का कोशिश करेंगे, यही तो है। तो फ्रस्ट्रेशन को हेल्प करना, आप फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे आपको हेल्प करता है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो। कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है, कन्फ्लिक्ट्स मान लीजिए 2 फ्रेंड में झगड़ा हो रहा है, 2 फ्रेंड में आपको झगड़ा हो गया, आप चाहते थे कुछ, एक झगड़ा कब होता है जब दोनों का मत नहीं मिलता, आप हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो ऐसा करेगा पर वैसा नहीं किया, ठीक, तो आप क्या होगा, अगर आप उसकी सिचुएशन को समझेंगे तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अगर आप इस सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 2 जगह हैं, ठीक है, एक फ्रेंड है, यहाँ पे एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड को आप एक मैसेज सेंड किए, वो सीन किया पर वो रिप्लाई नहीं किया, तो आप सोचेंगे कि देखो कैसे मेरे मैसेज को इग्नोर कर दिया। पर अगर आप समझेंगे कि हो सकता है वो बिजी रहा हो सकता है ना आपका फ्रेंड है वो बिजी रहा हो, कुछ इग्नोर नहीं कर, आप जब जानते हैं 2 जन को कि वो मैसेज मेरा इग्नोर नहीं करता, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, क्यों इग्नोर करेगा? तो ऐसा भी बहुत बार होता है ना कि हम मैसेज, मेरे नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन को हम फोन खोले और संग मम्मी आवाज दे दी या फिर कोई बुला लिया, तो हम क्या नोटिफिकेशन के बाद फिर मैसेज सीन तो किए पर रिप्लाई नहीं कर पाए, संग फोन को ऑफ करना पड़ा, ऑफ मतलब जो मतलब पता है स्क्रीन को बैक कर देते, स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं, स्क्रीन को क्लोज करते हैं और चले गए काम पे। तो सामने वाला तो नहीं देखा सिचुएशन, पर अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट है तो आप समझेंगे कि सामने वाला का सिचुएशन कुछ थोड़ा रहा होगा, वेट करते हैं, तो कन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा आता है आपका 4th पॉइंट, इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटर मतलब होता है, इंटरकास्ट मैरिज होता है ना, इंटर मतलब दो डिफरेंट पर्सनल रिलेशन को, मतलब आपके अंदर में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो नहीं, आपका और आपके सामने वाले के साथ आपका रिलेशन किस तरह से उसको मेंटेन करके रखना है, मतलब किस तरह से आपको किस जगह पे कितना गुस्सा शो करना है, किस तरह से कितना प्यार शो करना है, किस तरह से कितना मतलब बोल सकते हैं ना कि एक इंसान है, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि एक इंसान है, सामने वाला जो है, अगर आपके घर पे हो सकता है ना कि आपके पापा हैं, आपके मम्मी हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, क्या आप अपने पापा मम्मी के साथ जिस तरह से गुस्सा निकालेंगे क्या भाई बहन के साथ वैसे गुस्सा निकालेंगे? या फिर भाई बहन पे जितना चिल्लाएंगे कि अपनी मम्मी पापा पे चिल्लाएंगे, या फिर अपने टीचर पे चिल्लाएंगे क्या? अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग बहुत सारे इरिटेट होकर बोल देते हैं क्या, पर टीचर पे करेंगे क्या? नहीं, टीचर पे बिल्कुल नहीं करते। टीचर के साथ हम एक नॉर्मल बिहेव बना के रखते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर पर जो एकदम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा वो क्या करता है, वो अपने टीचर पे भी चिल्ला देता है। वो क्या करेगा, वो समझेगा नहीं कि मेरे 2 जन के बीच में किस तरह का रिलेशन है और किस तरह के रिलेशन के साथ किस तरह का इमोशन मेरे को शो करना है, ठीक है। तो ये हम ये सब लिख सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे किस किस चीज में हेल्प करता है, लाइफ के अनसर्टेनिटी, फ्रस्ट्रेशन में, कन्फ्लिक्ट में, इंटरपर्सनल रिलेशन में। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल्स आ जाएगा आंसर लिखने के लिए। उसके बाद हमारा आता है वुका लाइफ का सोशल रियलिटी है। वुका क्या है? वुका आप जब लिखिएगा ना, वुका तो मेंशन कीजिएगा, वुका को जब लिखिएगा तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर टीचर को ध्यान पे रखिए जब वुका लिखा, वुका को फिर एक्सप्लेन कीजिएगा ये वुका है क्या।
वो का हमारे लाइफ का सोशल रियलिटी है। हर किसी के लाइफ में ये चीज़ होता है। आप अकेले दुखी नहीं है, ये बात हम आपको बता देते हैं कि लाइफ में आपको लगता है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों, पर लाइफ के हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है। अमीर है ना, उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, जो गरीब है ना, उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है। बस प्रॉब्लम का ना वैरायटी अलग है। आपके लाइफ में कुछ और तरह का प्रॉब्लम, मेरे लाइफ में कुछ और तरह का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। खोज और लाइफ का कभी कभी टाइम अलग होता है। अभी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है तो किसी की लाइफ में खराब चल रहा होगा, कभी उसके लाइफ में अच्छा चल रहा होगा तो आपके लाइफ में खराब चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि हाँ मेरे ही साथ ऐसा क्यों। अगर आप समझते हैं कि ये जो वो का है ना, जो अनसर्टिनिटी है, ये सबके लाइफ में आता है कभी ना कभी, ठीक है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में अभी आ रहा है और दूसरे की लाइफ में नहीं है, तो ये नहीं कि उसका लाइफ तो पूरा सेट ही है। बिल्कुल किसी का लाइफ सेट नहीं है, कि हर किसी के लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। तो लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स होगा ही, और इसी अप्स एंड डाउन को हैंडल करने के लिए ये बुक आया है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए कि आप लाइफ के किस फ्रस्ट्रेशन स्टेट में, कन्फ्लिक्ट वाले स्टेट में किस तरह से इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ाई में कितने भी अच्छे हो, पर अगर आप लाइफ में अगर अच्छे नहीं है, लाइफ की प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते हैं, मतलब मैथ का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं पर अपने रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। तो वो का क्या है, वो भी मतलब होता है आपका वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कैसा होता है, जैसे कि स्पिरिट नहीं, वो आपका कुछ होता है क्या, जैसे कि हाँ, पैंडेमिक के समय जो हम सैनिटाइजर जब हाथ पे लगाते थे तो पट से वॉलेटाइल हो जाता है ना, गायब हो जाता है। थोड़ा देर में ही हाथ पूरा भींगा रहता था, क्या हाथ नहीं, बिल्कुल नहीं भींगा रहता। डालेंगे और फिर हाथ पोछे, और हाथ पोछने के बाद फंक्शन से उड़ गया, ठीक। तो वॉलेटाइल मतलब होता है फॉर टेम्पोररी पीरियड, थोड़ी देर के लिए अगर कोई चीज़ रहता है तो वो वॉलेटाइल है। ऐसा सिचुएशन जो थोड़ी देर के लिए रहता है। समाज का जो सच है ना कि वो सारा सिचुएशन परमानेंट नहीं है, सब कुछ थोड़ी देर के लिए। एक स्टोरी से समझिएगा, कृष्ण भगवान ये आपके हमेशा लाइफ में काम आएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि कंटेंट से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। इस वॉलेटाइल की सिचुएशन को आप समझने के लिए समझिए कि कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, ये इस जगह पे कुछ ऐसा लिखो जिससे कभी कोई दुखी इंसान ना जब इसको देखे तो वो खुश हो जाए। और जो खुश वाला इंसान, बहुत खुशी इंसान हो, अगर मतलब हैप्पी इंसान हो, वो अगर उस चीज़ को पढ़े तो वो दुखी हो जाए। क्या लिखते हैं, तो वो लिखते हैं यहाँ पे कि चिंता मत कर, ये समय भी टल जाएगा। मतलब कि अगर कोई बहुत हैप्पीस्ट पर्सन है, बहुत खुश है इंसान, वो खुश इंसान अगर उस चीज़ को पढ़ेगा तो उसको दुख मन में खराब लगेगा कि ये समय भी चल जाएगा। फिर अगर वो बहुत दुखी इंसान अगर इस चीज़ को पढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा, अच्छा ये समय चल जाएगा, वो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये समाज का सच है, ये समाज का सच है कि कभी भी कोई समय हमेशा नहीं रहता है। अगर रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगा, अच्छा समय है तो फिर बुरा समय भी आएगा एक दिन। खुश मत रहिए कि हमेशा अच्छा ही अच्छा रहेगा, एक टाइम में बुरा समय भी आएगा, उसके लिए भी रेडी रहिए। और अगर बुरा समय है तो दुखी मत होइए, अच्छा समय भी वापस आएगा। तो ये है वॉलेटाइल, ठीक है। दूसरा आता है आपका अनसर्टेन। हमेशा सर्टेनिटी नहीं रहता लाइफ में कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। लाइफ में कभी कभी ऐसा चीज भी हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनसर्टेन होता है, जो हम लोग को नहीं पता होता और हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसपे हम लोग बहुत उम्मीद करके रखते हैं कि ये ऐसा ही होगा, पर वो उम्मीद हम लोग का पूरा नहीं होता है, वो इंसान चीट करके चला जाता है, होता है ना। तो बी रेडी फॉर दैट। होता है, आप हमेशा हर चीज़ का गारंटी नहीं ले सकते। आप बाहर की चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप किस पे कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपने अंदर में जो होने वाला इमोशंस है ना, जो बाहर के फैक्टर के कारण आएगा। बाहर में अगर कोई आपके साथ बुरा बिहेव करता है, बाहर का अगर मान लीजिए आपका जो कोई, आप किसी को कमिटमेंट आपको कोई किया था कि हाँ वो आपसे शादी करने वाला है, और फिर फाइनली वो बोलता है कि नहीं हम तो शादी तुमसे नहीं करेंगे, मेरे को तो हो सकता है कोई भी रीज़न दिया हो, नहीं कर सकता है। तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसको कंट्रोल कर सकते हैं? अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद आप सुसाइड ना कीजिए, आप डिप्रेशन में ना चले जाइए, फिर आपको एंजाइटी अटैक ना आने लग रहा हो, समझे। तो ये है अनसर्टेनिटी। देखिए हम आपको ना ये बुक इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं बस कि आप जाइए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आ जाइए या फिर पास हो जाइए। बिल्कुल पास होने के लिए मत पढ़ाई कीजिए। पास होने के लिए ठीक है, मार्क्स लाने के लिए तो इंसान पढ़ता है क्योंकि समाज को दिखाना भी पड़ता है, नहीं तो हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा, ये मैटर करता है। पर जो मेन क्रक्स होता है ना पढ़ने का, कि आपके पर्सनैलिटी में चेंजेस आना चाहिए, आप कुछ सीखे कि नहीं सीखे, आपकी ज़िंदगी में काम आया कि नहीं। तो मेरा ये बुक को पढ़ाने का मेन पर्पस ये रहेगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी पर्पस ये है कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना। कि ये स्टूडेंट ये जो बुक पढ़े हैं, ये बुक को पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो लाइफ में कभी भी फंसेंगे ना, प्रॉब्लम में फंसेंगे तो कभी भी ना इस तरह से ना बेचैन नहीं होंगे, कुछ गलत स्टेप नहीं लेंगे। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे और समझेंगे कि जो लाइफ जो है ना ये वॉलेटाइल है। आज बुरा दिन आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक टाइम पे अच्छा दिन भी आएगा, ठीक। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन को हम आपको बता दिए हैं कि लाइफ में हमेशा जैसा चीज़ नहीं होता कि जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा।
बोलते हैं ना कि भगवान हम लोग को वो नहीं देते जो हम लोग को चाहिए, हम लोग के लिए हम लोग को अच्छा लगता है। भगवान हम लोग को वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो थोड़ा फेथ रखिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और वेट करिए, अच्छा टाइम भी आएगा। उसके बाद हमारा आता है लाइफ। कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स तो होता ही है, इतना सिंपल नहीं होता। सिंपल होता तो फिर मज़ा नहीं आता ना। मूवी में भी होता है ना कि जब ट्विस्ट आता है, थोड़ा डिफरेंट चीज़ आता है तो मज़ा आता है। तो कम्प्लेक्सिटी तो है लाइफ में, कभी कभी प्रॉब्लम्स तो आता ही है। तो हम बहुत बार हम लोग को लगता है कि अरे मेरा लाइफ तो पनौती से बड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। पर डोंट वरी, आप पूछ के जाइए। आप बहुत लोगों के लाइफ में ऐसे सेम प्रॉब्लम होगा। अगर आपको लगे ना कि हाँ मेरे को शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। इसकी वीडियो के ना कमेंट्स में ना आप अपना प्रॉब्लम, अगर आपको लगे कि कुछ हाँ बताना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। कभी कोई वीडियो फ्री टाइम में ना वीडियो जरूर बनाएंगे सबकी प्रॉब्लम का। थोड़ा मोड़ा कुछ अगर सजेशन दे सकते हैं, अपने लाइफ से कुछ सीख किया, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं तो हम लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, अगर हम कुछ सजेशन दे पाएंगे तो ज़रूर देंगे। तो आप शेयर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मेरा चैनल को यूट्यूब रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो चैनल, अगर इस वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एम्बिगुअस सिचुएशन। एम्बिगुअस मतलब होता है जब समझ नहीं आता। एम्बिगुअस का मतलब मेन होता है, एम्बी वर्ड जहाँ पे होता है ना, मतलब टू। एम्फीबियन सुना है ना, एम्फीबियन जो लैंड में भी हो वाटर में भी रहे, लैंड और वाटर दोनों में रहता है, उसको एम्बी मतलब होता है टू, दोनों का, बोथ के लिए बात हो रहा है। तो एम्बिगुअस सिचुएशन ऐसा होता है ना जिसका दो मीनिंग होता है, समझ नहीं आता कि आपको लगता है कि ये भी सही हो सकता है वो भी सही हो सकता है। तो एम्बिगुअस सिचुएशन का मतलब होता है कि जैसे आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, वो भी गलत लग रहा है। इस सिचुएशन में आप किस तरह से हैंडल करते हैं अपने लाइफ को, अपने लाइफ में डिसीजन आपका किस तरह से होगा, कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पॉइंट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये अभी भी इतना जो है ना, इतना हम लोग पढ़ तो रहे हैं पर इतना डेवलप नहीं किया भाई, वो अभी कोई अंडर डेवलपमेंट में ही है। अभी भी उतना लोग अवेयर नहीं है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। पर डिफरेंस क्या है आईक्यू और ईक्यू में? आईक्यू तो सब बहुत लोग पढ़े हैं, किसी का आईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, मतलब बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को समझ लेता है, किसी भी चीज़ को सॉल्व कर पाता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। मेरे को तो लगता है आईक्यू एकदम 0 लेवल का होगा, पता नहीं। हाँ हम ऐसे बोले, पढ़ेंगे हम लोग आईक्यू लेवल के, ये हम लोग स्कूल साइकोलॉजी वाले बुक में पढ़ेंगे कि कितना आईक्यू लेवल होना चाहिए। लगभग 40 तक जिसका होता है ना, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कहते हैं। तो मेरे को मैथ जल्दी समझ नहीं आता है, मेरे को दिक्कत आता है, कैलकुलेशन हम तो फास्ट नहीं कर पाते। दुकानदार अगर मेरे को थोड़ा सा अगर घुमा दिया तो मेरे को पेन कॉपी चाहिए हम कैलकुलेशन करने के लिए, मेरे को पर्सनली लगता है। तो मेरे को लगता है कि उतना स्मार्ट हम नहीं है, पर हाँ ईक्यू होना चाहिए, क्योंकि आईक्यू आपकी ना एकेडमिक जगह पे ही काम आता है, पर ईक्यू आपकी पूरी होल लाइफ में काम आता है। और यहाँ पे जो बात हो रहा है इमोशनल क्वेश्चन का बात हो रहा है, यहाँ पे आता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और यहाँ पे आ रहा है ये ईक्यू जो है इमोशनल क्वेश्चन, और यहाँ आ रहा है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक अमाउंट है, बुद्धि का जो ना, इंटेलिजेंस का एक अमाउंट है। कभी आपको लग रहा होगा EI है, कभी लग रहा होगा EQ है। मैम EI और EQ समझिए, इसको एक सिनोनिम्स की तरह समझिए, सेम ही है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वेश्चंट। जो IQ है ना, IQ आपकी पूरे लाइफ को सक्सेस देने के लिए इनफ नहीं है। ऑब्वियसली रोहित के एग्जाम्पल हम समझे थे ना, रोहित अपने लाइफ में क्या किया, वो सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ में IQ तो बहुत अच्छा था पर उसके EQ अच्छा नहीं था। कि EQ के लैक होने के कारण वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो अपने लाइफ में फेल हो गया। सारे एग्जाम में तो टॉप किया पर अपने लाइफ में फेल हो गया और वो सुसाइड कर लिया। ठीक है, हमारा फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक अश्विन की स्टोरी को समझेंगे। ठीक है, एनेक्डोट आप लिख सकते हैं, छोटा सा एनेक्डोट है कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि समझाने के लिए कि जैसे होता है ना बहुत बड़ा आंसर हम लोग समझ नहीं पाते कि आंसर स्टार्ट किस तरह से करें, किस तरह से लिखे, तो आप एनेक्डोट के थ्रू लिख सकते हैं। एनेक्डोट क्या होता है? मन ग्रंथ कहानी। आप लिख सकते हैं कि एक स्टोरी था, एक अश्विन का स्टोरी है, और बताते हैं कि अश्विन जो है, यहाँ पे अश्विन का कुछ कैरेक्टर को देख के पता चल रहा है कि अश्विन क्या है, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बिल्कुल नहीं है। देखिए अश्विन क्या करता है। अश्विन बहुत शार्प, टेक्निकली गिफ्टेड रिसर्चर होगा। यहाँ पे वो बहुत एडवांस है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत उसका जो दिमाग है बहुत शार्प है, बहुत जल्दी समझता है, बहुत जल्दी कैलकुलेट करता है, बहुत जल्दी किसी भी टेक्निकल चीज़ को समझ पाता है, टेक्निकली गिफ्टेड है। जो हम लोग थोड़ा सा एक इंसान को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, पर अश्विन को बहुत जल्दी हर चीज़ को ग्रैस्प कर लेता है। तो उसके तो एकेडमिक स्टडी तो बहुत अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिल जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ होता है? वो अकेले जब काम करता है ना, फाइंड ईजियर टू वर्क इन आइसोलेशन। अकेले जब काम करता है, आइसोलेट होकर काम करता है तो बहुत अच्छे से काम कर लेता है, पर जब भी वो दूसरे के साथ काम करता है ना तो उसको प्रॉब्लम होता है। पर क्या आप बताइए, कोई ऐसा इंडस्ट्री है क्या, कोई ऐसा सिचुएशन है क्या कि मतलब कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जाइए, स्कूल में काम कीजिए, कहीं भी काम कीजिए, कोई ऐसा काम है क्या जो आप अकेले कर पाएंगे? इवन यूट्यूब भी आप अकेले नहीं चला सकते हैं,
यूट्यूब आपका छोटा सा यूट्यूब, अगर चैनल ज़्यादा ग्रो भी नहीं किया है तो आप चला लेंगे, पर जैसे ही आपका चैनल ग्रो करने लगेगा तो आपको क्या करना, एक लोग चाहिए होंगे जो आपके यूट्यूब हैंडल को हैंडल कर पाएंगे, या आप होंगे जो फ्रंट पे आप समझा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। इवन हम भी, छोटा सा चैनल है मेरा, ठीक है, फिर भी मेरे को ना एक दो जने चाहिए होता है जो थोड़ा हेल्प कर दे, थोड़ा कम होता है ना कभी कभी कि अपलोड करने में, थोड़ा एडिटिंग करने में, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है तो मेरे को भी चाहिए होता है। पर अगर हम अपने लोगों के साथ काम नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेट ना कर पाए, तो हमको गुस्सा आ जा रहा है बार बार कि नहीं तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा कि हम, मेरा काम रन हो पाएगा क्या, कोई वर्क रन हो पाएगा? बिल्कुल रन नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो कोई वो जो अश्विन है ना, वो अकेले जब काम करता है, आइसोलेट होकर काम करता है तो बहुत अच्छे से काम करता है, पर जैसे ही वो किसी के साथ काम करता है तो उसको प्रॉब्लम आ जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, वो अपने इमोशंस को समझ पा रहा है, ना दूसरे के इमोशन को समझ पा रहा है। देखिए कैसे इसको प्रॉब्लम आ रहा है, ये आगे हम और समझेंगे। फिर ऑकवर्ड सराउंडिंग्स हिज टीममेट्स, अपने जब टीममेट्स के साथ वो रहता है ना तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, उसको तो अजीब सा फील होता है, बस वो समझ भी नहीं पाता कि ऐसे क्यों होता है मेरे को, पर होता है। रिसेंटली कमेंटेड ऑन मीडियोक्रिटी, एक जो उसके कलीग थे जो थोड़ा मीडियोकर होते हैं ना, जो जैसे हम अपना बताएं तो हम बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं अपने स्कूल टाइम पे, मतलब लास्ट बेंच से भी जो पीछे होते हैं ना वैसे स्टूडेंट। ठीक, अब स्कूल टाइम में जब 5 तक बहुत मस्ती करते थे हम, उसके बाद से पढ़ाई सिंसियर समझे, 6-7 से समझ में आया कि नहीं, सेकेंडरी में जब गए तो पता चला कि नहीं पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ईगो हर्ट करने लगा तो पढ़ाई करने लगे, तो पर 5 तक हम बहुत मस्ती किए हुए हैं। ठीक है, तो एक कुछ होते हैं ना कुछ बच्चे, उनको जॉब लग गया और उतने स्मार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू अश्विन की कंपेयरिंग में उतने स्मार्ट नहीं है, मीडियोकर थे, पढ़ाई मतलब उनका एकेडमिक स्टडी उतना अच्छा नहीं हो या फिर नॉलेज में थोड़ा सा गैप रहा हो, तो उसके ना उस पर कमेंट कर दिया। उसको समझ नहीं आता है अश्विन को कि सामने वाले को किस तरह से बात करना है, सामने वाले को किस तरह से बोलना है। ठीक है, जिसके कारण उसका जो कलीग था उनको बहुत खराब लगा और वो चले गए अपने ऑफिस से। बहुत बार आपके देखिएगा ना कि आपके जो बॉस होंगे ना, एकदम ठीक से बात नहीं करते, एकदम तुच्छ प्राणी की तरह यूज कर रहे हैं, सामने वाला कुछ भी वर्ड यूज करते रहे, तो वो क्या है, वो एकदम अच्छा लीडर नहीं है। एक लीडर ना सामने वाले का रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर इस कंपनी को रन कर रहे हैं, आप इस जगह के मैनेजर, आपके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो आपको सारे लोग के कारण ही आप लीडर बने हुए हैं, है ना, तो और इन लोग के बिना आप कुछ नहीं है। तो आप हो सकते हैं मैनेजर हैं, आपके अंडर है, हो सकता है इन लोग हैं, पर आपको सबका बात समझना पड़ेगा, सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, होता है ना। तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान का लक्षण है। ये बिल्कुल नहीं कि आप किसी, अरे तुम कैसे कपड़ा पहने हो, ऐसे तुमको ये भी नहीं पता, मतलब सामने वाले का फीलिंग को बिल्कुल नहीं देखना, कदर नहीं करना, जो तो बोल देना, जिनको जो सही लग रहा है चिल्ला देना, अपने इमोशन को, गुस्सा आ रहा है तो बस आपका जो फाइल आपके मुंह पे मार दिए। इस तरह का नेचर जो है वो अश्विन का था। ठीक, ही कंफ्यूज हाउ व्हाई फील सो इरिटेटेड, अब वो समझ नहीं पाता था क्यों इरिटेट होता रहता है। इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग टीम डिस्कशन, और ये इसके कारण टीम डिस्कशन के समय भी वो बहुत कंफ्यूज रहता था, क्योंकि उसको ना बस अपना ही बात सही लगता था, दूसरे का बात सही नहीं लग रहा है। मतलब वो समझ रहे कि अश्विन का जो हालत है, अश्विन को समझ में नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि हम गिफ्टेड है, मेरे पास नॉलेज है, तो वो ये बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि हर इंसान का अपना अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, और सारे यूनिक टैलेंट को वो रिस्पेक्ट करेगा तभी वो समझ पाएगा ना बात को, कि हाँ जैसे हो सकता है ना कि एक हम लीडर है, ठीक है, मैनेजर है, मेरे सामने एक जने आया और बोलता है कि मेरे घर में मेरी वाइफ बीमार है सर, मेरे को आज छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो और सेम वही सिचुएशन, अब हम थोड़ी देर पहले हम अपना डाटा देख रहे थे अपने ऑफिस का कि मेरा इंडस्ट्री किस तरह से चल रहा है, तो देख रहे बहुत प्रॉफिट एकदम गिर गया है, मतलब बहुत लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट एकदम नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे अब आप बताइए आप किस तरह से बिहेव करेंगे। अगर एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है मेरा भी चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है मेरा, तो पर इससे मेरा उससे तो कोई लेना देना नहीं है ना, कि लेना देना अगर है तो एक दिन अगर मान लीजिए उसको छुट्टी हम दे देते हैं क्योंकि उसकी वाइफ बीमार है, तो क्या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा? नहीं इंक्रीज करेगा, कोई फायदा नहीं है, तो हम छुट्टी दे देंगे। पर अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं है तो क्या करेगा, वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो देखेगा, अरे मेरा इतना सारा लॉस हो गया, तो सारा गुस्सा किस पर निकाल देगा, बोलेगा नहीं जाना होगा, ऐसे ही बहुत लॉस में चल रहा है कंपनी, चुपचाप काम करो, छुट्टी नहीं मिलेगा। तो ये क्या, ये एकदम इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का लक्षण नहीं है, वो बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये अश्विन के साथ प्रॉब्लम। चाहे वो अब जो कोई मैनेजर अगर बनेगा तो क्या मैनेजर बनेगा, ऐसे मैनेजर बन जाएगा, ऑब्वियसली उसके पास कुछ अच्छा खासा नॉलेज होगा तभी मैनेजर बनेगा ना, पर उसका एकेडमिक स्टडी तो बहुत अच्छा है, उसको इस फील्ड का नॉलेज तो बहुत अच्छा है, पर उसकी रियल लाइफ का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, समझे। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था अश्विन के साथ। तो ऐसा सिचुएशन को किस तरह से अश्विन हैंडल करेगा, इस एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है कि ऐसे लोग का जो क्या बोल सकते हैं कि सिम्टम्स है, सिम्टम्स देख के आप बता सकते हैं कि ऐसे लोग इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, और इमोशनल इंटेलिजेंस आपके रियल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट बन रहा है। मतलब आपकी बस एकेडमिक स्टडी से ही आप नहीं समझ सकते हैं कि आप बड़े पोस्ट पे जाएंगे, बड़े पोस्ट पर को निभाने के लिए बोलते हैं ना कि आईएएस बन जाना बड़ा बात नहीं है, आईएएस
बन के आईएएस की ड्यूटी को पूरी तरह से कंटिन्यू करना, उस काम को निभाना, उस काम को करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना बड़ा बात होता है कि आप कितना कंटिन्यू रख पाते हैं उस पावर को। उस राजा बन जाना बड़ा बात नहीं होता है, राज्य को पूरे देर तक संभालना बड़ा बात होता है। तो संभाल पाते हैं कि नहीं। आप राजा बन सकते हैं अपने आईक्यू से, ठीक है। एक मैनेजर आप बन सकते हैं आईक्यू से, पर मैनेजरियल पोस्ट पे आप कंटिन्यू रह सकते हैं किसके थ्रू? अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हम ये चीज़ को समझ चुके हैं। दूसरा हमारा 7 नंबर पॉइंट आता है कंसेप्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड आपका इमोशंस, दूसरा है इंटेलिजेंस। इमोशंस को सब समझते हैं ना, इमोशंस क्या है? भावना। इमोशंस बोलते हैं ना कुछ लोगों को, अरे ये इंसान बड़ा इमोशनल है, मतलब क्या है? पट से अपना फीलिंग शेयर करता था, पट से रो देता है। जनरली जो हम लोग ये कब वर्ड यूज़ करते हैं कि इंसान बहुत इमोशनल है, जब इंसान पट से रो देता है या फट से उसके आंख पढ़ाता है, जल्दी से रो देता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं। तो 2 वर्ड से बना हुआ है, तो दोनों वर्ड जो है ना कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को, कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। एज इमोशन सीन एज, इमोशन को हम लोग किस तरह से देखते हैं? इनएफिशिएंट की तरह देखते हैं, एक वीकनेस की तरह देखते हैं कि एक वीकनेस है, एक डिस्ट्रैक्शन है, ऑब्स्टिकल है गुड जजमेंट के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों देखते हैं? क्योंकि जो इमोशनल इंसान होगा ना, बहुत जल्दी इमोशन हो जाता है ना, लगता है ना कि वो इनएफिशिएंट रहेगा। मतलब जब भी वो काम करेगा, अगर उसका मूड खराब है, थोड़ा भी इमोशनल हो सकता है, घर पे कोई डांट दिया हो, घर पे कोई उदास हो, घर पे कोई बीमार हो, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, वो इनएफिशिएंट होगा। वो सोच सकते हैं ऐसा। वीकनेस की तरह है, अगर आपको इमोशन बोलते हैं ना कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, यही है आपका पावर, यही है स्ट्रेंथ। मतलब आपको अगर किसी पे प्यार आ रहा है तो दूर रहिए। बोलते हैं ना, वो आता है ना, कौन सा कंसेप्ट है, सख्त लौंडा वाला, कि नए सामने में कोई लड़की है, इग्नोर कीजिए, उसको ध्यान नहीं दीजिए। तो ये है आपका स्ट्रेंथ, ये है स्ट्रांग। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इंसान हैं तो सामने वाले को देख के आप अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, उसको समझिए, पर अट्रैक्शन में खो मत जाइए, पर एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट तो कीजिए कि हाँ भाई ये नॉर्मल बात है, ये बायोलॉजिकल बात है, ठीक। साइन ऑफ वीकनेस, इसको बोला जाता था कि इमोशन जो है, इमोशन आपका साइन ऑफ वीकनेस है, डिस्ट्रैक्शन है। इमोशन के थ्रू आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा दुख वाला फीलिंग आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कल एग्जाम है और आप बहुत दुखी हैं, उदास हैं, क्योंकि आपके हो सकता है आपका कुछ सामान टूट गया हो, आपको घर में, आपके घर में कुछ लॉस हो गया हो, या फिर कुछ जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गया, तो आप दुखी हैं, तो इससे आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, ये डिस्ट्रैक्शन का कारण है। ऑब्स्टिकल है, अगर आप जजमेंट कर रहे हैं, अगर आप सामने वाले, मान लीजिए 2 जन का जजमेंट आप कर रहे हैं, और ए और बी के लिए, ए जो है आपके लिए आप उस पर थोड़ा सिंपैथी रखते हैं, और ए बी के लिए आप सिंपैथी नहीं रखते हैं, और ये एक कल्प्रिट है, एक गलती किया हुआ है, तो ए के लिए आप क्या वैसे जजमेंट सही सुना पाएंगे? नहीं सुना पाएंगे, आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये बोला जाता था इमोशंस को, पर न्यूरोसाइंस ना इस चीज़ को बोलते हैं गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमोशन इनएफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, साइन ऑफ वीकनेस बिल्कुल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, ऑब्स्टेकल गुड जजमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। कैसे? देखिए, ये हम आपको 2 टॉपिक हैं हाँ, पर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 3 मिनट है, 3 मिनट में जहाँ तक कंप्लीट कर पाएंगे करेंगे। और ये जो कंसेप्ट ऑफ इमोशन है, दूसरे वाले वीडियो में पार्ट 2 में 2 मिनट में पट से अपलोड कर देंगे, ठीक है। पट से अपलोड कर देंगे, 2 मिनट में हम आपको वापस अपलोड कर देंगे। तो ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा था। उसके बाद जब हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आएगा ना, ये तो कंसेप्ट था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आएगा ना, उसमें ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा जानना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा, इसलिए हम कंटेंट से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। चाहते तो बहुत कुछ मिस कर सकते थे, एग्जाम्पल्स को कम दे सकते थे, पर हाँ, हम नहीं चाहते कि अपने स्टूडेंट के साथ थोड़ा कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करें, इसलिए हमको समझाने के लिए बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो ये जो न्यूरोसाइंस है, न्यूरोसाइंस क्या है? एक सब्जेक्ट है जो नर्व्स के बारे में पढ़ाई करता है। नर्व्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, हम लोग का नर्व्स किस तरह से काम करता है, हमारा ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, हम किस तरह से सोचते हैं, हम किस तरह से एक्शन लेते हैं, इसके बारे में जो स्टडी करता है, वो बोलते हैं कि नहीं, इमोशन बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, इसमें ये मिथ है, ये झूठ है। हाईलाइट करते हैं कि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, इमोशन बहुत बड़ा फंक्शन रोल प्ले करता है। इमोशंस को पहचानिए, इमोशन को आप जो एक नेगेटिव साइड से देख रहे हैं कि वो वीकनेस है, वो वीकनेस ही वो स्ट्रेंथ है। कैसे है? देखिए, बताते हैं। इमोशन जो है ना, आपके वाइटल फीडबैक है, इंफॉर्मेशन है, आपको प्रोवाइड कराता है अपने वर्ल्ड के बारे में। आप इमोशंस के थ्रू समझ पाते हैं अपने इमोशन। आप किसी के साथ में हैं, ठीक है, आप किसी के सामने हैं, और सामने वाला का जो एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान आपके लिए सेफ है कि नहीं है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। आप कैसे समझेंगे? इमोशंस के थ्रू तो समझेंगे कि आपको थोड़ा गंदा फीलिंग आ रहा है। मान लीजिए कोई इंसान आपको टच कर रहा है, ठीक है, वो टच आपको अच्छा फील नहीं करा रहा है, वो ऑकवर्ड फील करा रहा है, आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आपको वो गंदा फील आ रहा है। होता है ना, इमोशंस आता है ना,
टच एक ही लड़का छूता, मतलब टच सारे लड़कों का होता है, लड़का ही टच कर रहा है, पर किसी एक लड़के का टच मेरे को अच्छा फील कराता है, क्योंकि वो इमोशंस अच्छा है। अगर वही सारे लोग टच करेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाथ पकड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम मेरा अंदर वो फीलिंग ही नहीं है, होता है ना। तो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, या छोटा बच्चा भी समझ पाता है कि कौन सा टच गंदा है, कौन सा टच अच्छा है, तो उसको क्या आ रहा है, उसको गंदा इमोशंस आ रहा है। अगर वो इमोशन को समझ पाएगा तो उस जगह से स्केप कर पाएगा, भाग पाएगा। उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है इमोशंस, ऑब्वियसली हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। एनहेंस रीजनिंग, सोचने पे मजबूर करता है, मजबूर नहीं, सोचने के लिए फोर्स करता है। इमोशंस के थ्रू आप समझ पाएंगे, आप सोच पाएंगे। जैसे देखिए डिसीजन मेकिंग में आप स्किप कर गया ना, डिसीजन मेकिंग में मान लीजिए कि आपके सामने वो वही पहला एग्जांपल जो हम समझाए थे कि मान लीजिए कोई इंसान है जो आपके कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, तो आप अगर तो फिर आप सोचेंगे ना, इमोशन के थ्रू समझेंगे ना कि हो सकता है कि सामने वाला बिजी रहा होगा, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। और अब आप सोचेंगे कि नहीं भाई, हम इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, हम अपने इमोशन पे मतलब मान लीजिए आपको देखिए गुस्सा आया, ठीक है, आपका कॉल रिसीव नहीं किया, फिर आप सोचेंगे नहीं, हो सकता वो बिजी रहा होगा, तो फिर आपका गुस्सा ना, फिर वो समझदारी के कारण आपका क्या, जैसे गुस्सा वाला चेंज हो जाएगा। आप सोचिएगा ठीक है कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, बिजी होगा, थोड़ा देर बाद कॉल करेगा, ठीक है। तो अपने इमोशंस को आप किस तरह से यूज़ किए, अच्छे वे में यूज़ किए, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज़ किए, जिससे क्या हुआ, आपका डिसीजन मेकिंग बना। आप उस पर चिल्लाएंगे नहीं, जब वो दोबारा कॉल करेगा तो आप उससे नॉर्मली बात करेंगे। और अब आप इमोशन की भावना में बह जाएंगे तो आप कैसे बात करेंगे, आप उस पर चिल्लाने लगेंगे, ठीक है, कि तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। तो बहुत लोग होते हैं कि कॉल एक बार करेंगे उठाएंगे नहीं, तो दूसरी बार आप करेंगे तो भी नहीं उठाते हैं, जान उसका नहीं उठाते। हो सकता है आप बिजी रहे और इसलिए ना उठाएं, पर वो सामने वाला जान उसका नहीं उठाता है। तो ऐसे लोगों का क्या, ये इससे देख कर लगता है कि एकदम बुद्धि नहीं है इस इंसान को। इनहैंस रीजनिंग आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। इमोशंस आपको, आपके इमोशंस के थ्रू ही आप सोच सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आप कभी कभी होता है ना कि खराब मूड है, खराब कोई आपको कुछ बोला, आपको खराब फील आया, ठीक है, खराब फील आएगा तभी तो आप उस चीज़ को सुधारेंगे। मान लीजिए आप एक ग्रुप में किसी कुछ एडवाइस दे रहे थे किसी को, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, एडवाइस दे रहे थे, सामने वाला बोला रहने दे, बहुत बोलता है, तुम बहुत बोलता है, चुप रहे, हम लोग को भी पता है, ठीक है। तो आपको खराब लगा, ठीक। इस खराब फील होने के कारण हम घर पे आके बोले कि आज के बाद ना हम वैसे लोगों को बिल्कुल एडवाइस नहीं देने वाले जो मेरा वर्ड्स का महत्व नहीं देता हो, हम क्यों अपना एनर्जी लॉस करें। तो ये जो गंदा फीलिंग आया, इससे आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आया, आप अननेसेसरीली एडवाइस नहीं करेंगे। जब तक इंसान आपसे पूछेगा नहीं, जब तक इंसान आपसे एडवाइस मांगेगा नहीं, आप एडवाइस नहीं देंगे, क्योंकि होता है ना इंसान को कभी फ्री चीज़ हो ना तो इज्जत नहीं करते, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएगा, आप थोड़े गंभीर होंगे, आप तभी बोलेंगे जब सामने वाला आपसे पूछेगा, है ना। उसके बाद से आपके साथ कोई ना आपके साथ ना कोई आपको छोटा नहीं समझेंगे, मतलब पता नहीं क्या, वो इज्जत नहीं करना, अरे इंसान तो बोलता ही रहता है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएगा। दूसरा, आपके ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है। ट्रस्ट स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या है कि आप सामने वाले के साथ अगर बात कर रहे हैं, उसके एक्टिविटी को देख के आपको समझ में आएगा कि नहीं इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रस्ट एक विश्वास एक फीलिंग है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। इमोशंस, विश्वास आपका एकदम कंट्रोल नहीं है। अगर आप मान लीजिए एक दो जन है, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो मेरे से एक बात हम उस पर बहुत विश्वास किए, 2 साल तक विश्वास किया, पर वो मेरे से एक बात छुपा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात था, वो छुपा लिया, ठीक। और उसके बाद में कोई थर्ड पर्सन से पता चला, ठीक, उसके बाद थर्ड पर्सन से पता चला तो मेरा तो ट्रस्ट ब्रेक हो गया, ठीक, मेरा ट्रस्ट तो एकदम से ब्रेक हो गया। उसके बाद वो कितना भी चाहेगा, इवन हम भी चाहेंगे नहीं उस पर विश्वास किया जाए, हम कर पाएंगे क्या, नहीं। जब भी बात आएगा तो मन में अगर वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मेरे मन में आएगा एक बार ना ये ऐसा छुपाया था, हो सकता है दोबारा भी छुपा रहा हो, तो इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो ये क्या है, ये इमोशंस के थ्रू ना आप समझ सकते हैं कि हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें। आपके ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है, समझे। उसके बाद आता है आपका एडप्टिव फंक्शंस ऑफ इमोशंस बाय लेविन्सन। लेविन्सन एक साइंटिस्ट है, 1994 में बताते हैं इमोशंस के बारे में कि जो एडप्टिव फंक्शन, इमोशन जो है ना एक एडप्टिव फंक्शन की तरह काम करता है। एडप्ट करना मतलब इन्वायरमेंट में जिस तरह से बदलाव आया उसके हिसाब से अगर आप में भी बदलाव आ रहा है उसमें सर्वाइव करने के लिए, तो ये एडप्टिव फंक्शन से। मान लीजिए आप जिस जगह आप शुरू से रहते आ रहे हैं, आप एसी में रहते आ रहे हैं, आपको एसी के बिना आदत नहीं है, पर आप फैन में फिर किसी के घर पे गए और घर पे फैन चल रहा है, आपको आदत नहीं है, पर कुछ दिन में आपका बॉडी डेवलप कर पाएगा। आपको पहले बहुत गर्मी लगेगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे को पंखा से तो हवा आ नहीं रहा है, 2 पंखा चाहिए मेरे को, पर कुछ दिन बाद आप फिर से पंखा के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एडप्टिव फंक्शन है, एडप्ट हो जाना सिचुएशन के हिसाब से। ये इमोशंस किस तरह से एक इमोशन एडप्टिव फंक्शन की तरह काम करता है, लेविन्सन के अनुसार वो बोलते हैं कि शॉर्ट लाइव्ड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है। शॉर्ट लाइव्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ देर का है, इमोशंस कुछ देर का है ना, इसलिए तो बोला गया था कि ये टेम्पररी है।
अभी मान लीजिए शॉर्ट लाइफ इसलिए आपको समझाया जा रहा है, शॉर्ट लाइफ बोलने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए ही रहता है। अगर आज अभी आप रो रहे हैं ना, तकलीफ हो रही है, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, अब उसको लगेगा कि ज़िंदगी हम कैसे काटेंगे भाई, तो वो अगर समझेगा, अपने इमोशंस के बारे में जानता होगा या अपने इमोशंस के फंक्शंस को जानता होगा, तो समझ पाएगा कि ये शॉर्ट लाइफ्ड है भाई। आज रो रहे हैं, कल थोड़ा कम रोएंगे, परसों कम रोएंगे, उससे कम रोएंगे, 1-2 महीना बाद है ना, जो दर्द आज है ना वो दर्द उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। उस तकलीफ को थोड़ा कम हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ दर्द रह जाता है हमेशा, पर उतना पेन नहीं रहता है, ढल जाता है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ये शॉर्ट लाइव्ड है। ये होता है ना, इमोशंस थोड़े देर का ही रहता है, थोड़ा देर बाद फिर ये खत्म हो जाना है। साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल है मतलब सोच मतलब दिमाग में भी होता है, मतलब ऐसा ना कि आपके सोचने पे भी प्रेशर डालता है, सोचने पे भी प्रभाव डालता है। और दूसरा होता है आपका मतलब ना, आपका सोच भी चेंज होता है, आपके मन में जो फीलिंग आ रहा है वो भी चेंजेस होता है इमोशंस के कारण। और फिजियोलॉजिकल होता है, मतलब ये बॉडीली एक्शन में भी चेंजेस होता है। ऑब्वियसली जब आपका कोई मन उदास होता है तो आप कैसा फील, आपका बॉडी किस तरह से रहता है, आंसू निकल रहा होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, कभी कभी बॉडी शरीर हाथ काँप रहा होता है ना। ब्रेकअप के समय ज़्यादातर देखने को मिलता है कि शरीर है ना, जैसे लगता है कि किसी के साथ अगर हुआ हो तो वो रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से पैर हाथ ना काँप रहा होता है, शेक कर रहा होता है, समझ नहीं आता कि उस सिचुएशन में क्या किया जाए। पर डोंट वरी, थोड़े दिन बाद ही आपका ये सिचुएशन भी ढल जाएगा, लाइफ वापस आएगा अच्छा। और ये टेम्परेरी है, ये जो इमोशंस है ना, जो आपको लग रहा है कि अब ये दर्द कैसे जाएगा, ये दर्द थोड़े देर का, ये दर्द वापस चला जाएगा, ये है इमोशंस। ठीक है, प्यार भी इमोशंस है और इमोशंस शॉर्ट लाइव्ड है, तो चला जाएगा, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। रिप्रेजेंट करता है एफिशिएंट मोड ऑफ एडेप्टेशन। ये एक एफिशिएंट मोड है एडेप्टेशन के लिए। जैसे जैसे चेंजेस आता है ना, ये भी चेंज हो जाता है, इमोशंस भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। फॉर चेंजिंग एनवायरमेंटल डिमांड्स, ये हमको हेल्प करता है कि जिस तरह से इन्वायरमेंट का डिमांड है, अगर इन्वायरमेंट में बदलाव आया है तो आप भी बदलाव, आप में भी इमोशन में भी चेंजेस आता नहीं है। आप सॉन्ग सुनिए, आपका इमोशन कभी कभी होता है ना, कोई सॉन्ग सुन के ना मन नहीं करता, बंद कर भाई ये गाना मत बजा, ये गाना सुन के मेरे को ना कुछ अजीब सा याद आने लग जाता है। और फिर वही कुछ गाना अगर डांस वाला गाना आ जाएगा तो अच्छा फील आता है। कुछ अगर ये गाना बज जाए, माना कि मुश्किल है, तो लगेगा कि नहीं अब तो पढ़ाई करने बैठ जाते हैं भाई। अगर बंदे आ गया तो लगेगा कि नहीं अब तो पढ़ना ही है। होता है ना कि गाना आपको एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं तो फिर कैसा गाना बजाते हैं, ये इमोशनल वाला गाना बजाते हैं कि रोमांटिक गाना बजाते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे गाना बजाते हैं जो आपको स्ट्रेंथन दे, जैसे कि आप जिद्दी है गाना बजा सकते हैं, ऐसा मतलब बजाते हैं ना कि कुछ एक ना प्लेलिस्ट होता है एक्सरसाइज करने वाला। तो क्या है वो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस तरह का इन्वायरमेंट है उस तरह का इमोशंस दे रहा है। साइकोलॉजिकली है इमोशन ऑल्टर अटेंशन। इमोशन जो है साइकोलॉजिकली बताने का मतलब है कि इमोशंस आपके अटेंशन को ऑल्टर करता है, चेंज कर देता है, करता है ना। मान लीजिए अभी आप कुछ पढ़ रहे थे, अगर कुछ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ना आपको आपके बुक्स में कुछ ऐसा लिखा था जिसके कारण आपको किसी का याद आया, तो अब क्या हुआ, आपको फिर वैसा इमोशंस आने लगेगा। होता है ना कि कुछ वर्ड देख के कुछ याद आ गया तो फिर इमोशन, फिर वैसा ही इमोशन आने लगेगा वापस। तो ये क्या साइकोलॉजिकली है। फिजियोलॉजिकली होगा, इमोशंस ऑर्गेनाइज द रिस्पॉन्स ऑफ डिस्पेरेट बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पे फिजियोलॉजिकली होगा। फिजियोलॉजिकली क्या है, इमोशन ऑर्गेनाइज होता है जिससे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस आना है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन देख के पता चलता है ना कि सामने वाला उदास है या खुश है। वॉइस का टोन चेंज हो जाता है। गुस्सा के समय क्या आदमी बोल पाएगा क्या अच्छे से? नहीं होता है ना, जो गुस्सा में कैसे बात करते हैं, गुस्सा में बोलना, कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मना करना है तो ना, और अगर बोले नहीं है ना, तो ये ना और ना क्या है, ये दोनों से समझ में आ रहा है ना कि ये वॉइस का टोन से समझ में आ रहा है ना कि गुस्सा है इंसान की दुखी है, या फिर नॉर्मल है, प्यार से बात कर रहा है, प्यार से ना बोल रहा है कि गुस्सा से ना बोल रहा है ना। तो गुस्सा आपका जो इमोशन था गुस्सा वाला, वो आपके नाम में झलक गया, वॉइस टोन में झलक गया। और जब आप प्यार से बोल रहे थे तो कैसे बोल रहे थे, ना, है ना। तो ये आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है इमोशंस के कारण। ठीक, उसके बाद हम आता है इमोशन सर्व स्टैब्लिश और पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है ये, इमोशन सर्व TOE स्टैब्लिश। एक मिनट रुक जाइए, ये ना टाइप करने वाले 10th नंबर पॉइंट है ना, 10th नंबर पॉइंट में आपका है, एक मिनट, इमोशन लैटिन वर्ड है, अच्छा
9 नंबर में इमोशन सर्व टू इस्टेब्लिश और पॉजिटिव। इमोशन सर्व करता है ये इस्टेब्लिश करने में कि हमारा पोजीशन कैसा होगा इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट के हिसाब से हम किस तरह से बिहेव करेंगे। मतलब इमोशंस इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है और इन्वायरमेंट इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ना, आपका इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारा इमोशन इन्फ्लुएंस होता है और हमारे इमोशन के हिसाब से इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है। किस तरह से, मान लीजिए होता है ना, कभी मूड बहुत अच्छा लग रहा है तो लग रहा है कि मौसम भी सुहाना है, और अगर मूड खराब है, इमोशंस अगर नेगेटिव है, तो मौसम भी उदास उदास सा लगता है, होता है ना। तो ये है इमोशंस। तो देखिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इमोशंस को समझना पड़ेगा। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि इमोशन शॉर्ट लिव्ड है, मतलब समझ जाइएगा आप कि थोड़े दिन का ही इमोशन है। अगर दुखी है तो थोड़े दिन के लिए ही दुखी है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आगे फिर ठीक हो जाना है। अगर बहुत खुश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे टाइम आप खुश होने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट कि अगर आपके लाइफ में बहुत खुश है तो प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो रेडी रहिए प्रॉब्लम के लिए भी, उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये है, समझ पाइएगा इमोशंस, आप समझ पाएंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप बन पाएंगे। अब दूसरा हमारा 10th नंबर पॉइंट आता है कि इमोशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मूव करना। मोशन है ना, मोशन मतलब होता है, डिस्टेंट मोशन पढ़े थे ना 9th क्लास में फिजिक्स में, वही इमोशन मतलब मूव करना, हिलना, मूव करता हुआ जो चीज़ होता है। तो इमोशंस, अगर कोई चीज़ मूव करना मतलब ये स्टैटिक नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, एक के बाद एक मूव होता रहता है, चला जाता है। तो ये इमोशंस वर्ड जो है आपका, इस वर्ड से समझ पाइएगा कि ये स्टैटिक नहीं रहने वाला, ये बदलने वाला है, ये मूवेबल है। उसके बाद हमारा आता है 11th नंबर पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ गया सर, एक्सपैंड्स ऑन दीज आइडियाज बाय थिंकिंग विद इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक्सपैंड होता है ऑन दीज आइडियाज बाय थिंकिंग विथ इमोशन। इमोशंस के बारे में जब आप सोचेंगे ना, तभी आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सपैंड कर सकते हैं, आप समझ पाएंगे। बहुत बार लोग होते हैं, नहीं मेरे को गुस्सा तो नहीं आ रहा, मेरे को क्यों गुस्सा आएगा भाई, इस सब बात पे कौन गुस्सा करता है। नहीं, आप मानिए पहले कि हाँ भाई मेरे को गुस्सा आया है, कोई बात नहीं, गुस्सा आया है, पहले हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उसको एक्सपैंड करेंगे, फिर सोच समझ के उस गुस्सा को एक्शन में लाएंगे, समझे। पर बहुत लोग होते हैं, कभी कभी कोई लोग मानना ही नहीं चाहते कि मेरे को गुस्सा आया है, ये सोचते हैं कि हम तो साक्षात गौतम बुद्ध है, हमको तो गुस्सा आता ही नहीं है, पर जनरली उनको गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग हैं, मान लीजिए कोई 2 फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर लिया, इसको आ गया जेलस वाला फीलिंग आ रहा है, ऑब्वियसली आ सकता है भाई, आप एक्सेप्ट तो कीजिए, नहीं मेरे को जेलस वाला फीलिंग नहीं आता, पर ये इससे सीधा मुंह बात भी नहीं कर रहा है, ठीक, और ये बोला नहीं भाई मेरे को कोई जेलस वाला फीलिंग नहीं आता। पागल है क्या, बच्चे हैं क्या जो जेलस फील करेंगे, पर जेलस तो हो रहा है, अब वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसका बिहेव जो होगा ना, सही तरीका का नहीं हुआ बिहेव। अभी मेरी जो फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर किसी और से अगर अपना सीक्रेट रिवील करेगी, मेरे को तो गुस्सा आएगा ही, पर हम बोलेंगे पागल ही क्या, बच्चे थोड़ी हैं जो ये सब बात पे करेंगे, उसका मर्जी कर सकती है भाई, उससे उसको उस पर ट्रस्ट आया होगा तो कर रही होगी बात। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को जेलस फीलिंग आ रहा है। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई मेरे अंदर वो जेलस वाला फीलिंग आ रहा है, तो हम उसको मैनेज करेंगे, तब हम सोचेंगे, समझाएंगे अपने आप को, पहले समझेंगे तभी तो, पहले एक्सेप्ट करेंगे तभी तो। जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उससे सीधा मुंह बात नहीं करेंगे। वो बोल रही है कि भाई तू क्यों मेरे से सीधा मुंह बात नहीं कर रही है, हमें पता नहीं यार, मेरे को नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बस मेरे को बात करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, हम भी नहीं समझ पा रहे, वो भी नहीं समझ पा रही, क्योंकि हम अपने इमोशन को इग्नोर किए हुए हैं, समझे। तो इमोशन इग्नोर करेंगे तो हम इमोशनल इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो पहले इमोशन को समझना जरूरी है, उसके बाद उसको सोच के, थिंकिंग के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू उसको हम ठीक से एनालाइज करके उसको यूज़ कर पाएंगे। इमोशन असिस्टेंट थिंकिंग, इमोशंस को आप समझेंगे तभी तो आप अपना थॉट को चेंज करेंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं भाई, हो सकता है कि उस टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम में रही होगी और हम नहीं प्रेजेंट होंगे, मेरा एग्जाम चल रहा था, तो वो अपना प्रॉब्लम उसको बोल दी, कोई बात नहीं। सोचने में हेल्प करता है। थिंकिंग यूज टू एनालाइज करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है इमोशंस को। कभी कभी होता है ना, अपने इमोशंस को आप बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, इसका एग्जांपल से समझिए कि कभी कभी होता है ना, जैसे कि एक स्टोरी समझिए कि एक लड़की है, बहुत गरीब है, ठीक है, वो गरीब है और वो गरीबी को बहुत नज़दीक से देखी है, और कल को वो जब अमीर बनती है ना, बहुत अमीर बनती है, या फिर वो किसी एग्जाम का तैयारी करती है, मान लीजिए जैसे हम बताएं कि किसी एग्जाम का तैयारी करिए, ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम का तैयारी करी है, वो यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी करी है, और बोलेंगे मैम बार आप IAS कर रही हैं, बहुत ट्रेंडिंग चलता है इसलिए बता रहे हैं, तो यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रही है, ठीक है, और वो बोलेगी बहुत प्रॉब्लम भाई, इतना सारा सब्जेक्ट, प्री मेंस का नॉन पेपर, फिर इंटरव्यू है, और फिर इतना अनसर्टेन है एग्जाम का, क्लियर भी होगा कि नहीं पता। पर
उसका इमोशन जुड़ा हुआ है। वो अपने घर पे देखी है, उसका बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो था ना, वो ऑफिस में जब गई, अपने जब बच्ची थी वो जब अपने पापा के साथ गई तो उसका कोई काम नहीं किया, तो वो उस टाइम समझी कि इस ऑफिसर की जगह अगर हम होते ना तो हम ज़रूर इसका काम, अपने किसी गरीब इंसान का काम अच्छा करते। तो वो एक इमोशन उसके अंदर आया और उस इमोशन के कारण उसको वो अपलिफ्ट करेगा, इनकरेज करेगा। वो थ्रू आउट कितना भी प्रॉब्लम आया, वो पहला एग्जाम दी, पहले बार में प्रीलिम्स उसका नहीं निकला, दूसरे बार एग्जाम दी, उसके बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकला, तो क्या थर्ड अटेम्प्ट वो कर पाएगी? हाँ, वो जो इमोशंस था ना, उसका बचपन का इमोशंस जो उसको बुरा लगा था, तकलीफ हुआ था, कि वो जब गई थी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के घर पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस में काम करवाने के लिए, तो काम नहीं कर रहे थे, तो वो सोची कि जिस दिन हम कलेक्टर बनेंगे ना, हम ऐसा हालत कभी ना करेंगे। तो ये इमोशन उसको एनकरेज कर रहा है दोबारा थर्ड बार एग्जाम में फिर से बैठने के लिए, और फिर एग्जाम वो क्रैक कर लेती है। एक पॉजिटिव एंडिंग देना चाहिए, वरना फिर तास लग जाएगा ना कि अब लड़की का एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। होगा ज़रूर होगा। तो हो जाता है उसका एग्जाम क्लियर। तो क्या हुआ, उसके इमोशंस क्या, किसके में हेल्प किया, उसको इमोशंस रेगुलेट किया, किस में हेल्प रेगुलेट किया, उसके एक्शन में, है ना, उसके लाइफ में उसका इमोशन हेल्प करता है कभी कभी। तो इमोशन अब यहाँ पे आपका मिथ डिबंक हो रहा होगा कि इमोशन जो है आपको हमेशा ऑब्स्टेकल लाता है। नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं लाता है। कभी किसी से भावनात्मक चीज़ से जुड़े रहते हैं तो उसको हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं अपने, लाइक से बोलते हैं ना कि आपको आईएएस क्यों बनना है, वो कि आईएएस आपका जो रीज़न होता है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इमोशनली आप जुड़े हुए हैं कि नहीं भाई ये मेरे को बनना है अपने फादर के लिए, मदर के लिए, या फिर कुछ इमोशनली जुड़े हुए हैं तो रह जाता है। पर हाँ, वो मेटेरियलिस्टिक थिंग के लिए है तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको पैसा वैसा बस चाहिए तो पैसा फिर कहीं से भी आ जाता है। फिर आपने जब जैसे यूट्यूब चैनल खोले तो आप देखिए अरे भाई हम तो इतना कमा रहे हैं इसमें, तो आप स्विच कर जाएंगे, आप अपना आईएएस भूल जाएंगे। पर वही बात है, जब आप इमोशनली जुड़े होंगे, आप बचपन का वो सिचुएशन आपको बार बार याद आता है, तो आप फोर्सफुली आप रेडी रहेंगे कि नहीं हम दोबारा एग्जाम देंगे, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को वो पोजीशन चाहिए जिसके थ्रू हम और लोगों का हेल्प कर सकें। थर्ड नंबर पॉइंट आता है एंगर सिग्नल्स ऑब्स्टिकल दैट गिव्स एनर्जी टू फाइट। एंगर क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, हमारे लिए लगता है जैसे कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है, हम ऑब्स्टिकल दिखाता है, गुस्सा आता है, और गुस्सा जब आएगा तभी तो आप किसी से लड़ पाएंगे। कभी कभी बोलते हैं ना, देखिए गुस्सा ना खराब नहीं है। गुस्सा खराब है क्या? नहीं, खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचिए खराब है। जगह पर गुस्सा दिखाना एकदम सही है। कोई भी इमोशंस कहाँ पे गुस्सा, देखिए अगर मान लीजिए एक इंसान है जो कभी गुस्सा नहीं करता, एकदम सादा सा, एकदम गाय है, बोलते एकदम गाय है, कभी गुस्सा नहीं करेगा, उसको 2 थप्पड़ लगाओगे ना कभी गुस्सा नहीं करेगा, तो क्या ये अच्छा लगेगा? सुन के अभी अच्छा लग रहा है, पर एक बार और सिचुएशन को समझिए। यही इंसान ना को ना, उसकी वाइफ जो बैठी है, उसकी वाइफ को ना 2 थप्पड़ कोई बाहर का इंसान लेके मार गया या फिर उसके साथ मिसबिहेव कर दिया, तब भी इंसान गुस्सा नहीं कर रहा। उसके बच्चे को उसके सामने एक छोटा बच्चा पत्थर से मार दिया, उसके माथे से ब्लड आने लगा, तब भी इंसान गुस्सा नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी मम्मी के बारे में कोई गाली दे दिया, तब भी इंसान गुस्सा नहीं कर रहा। क्या सही है ये चीज़? क्या बताइए, सही है? बिल्कुल नहीं है। गुस्सा ज़रूरी है, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है वो भी ज़रूरी है। तो गुस्सा ना आपको कभी कभी एनर्जी देता है फाइट करने के लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप फिर वही सिचुएशन लेके जाइए कि आपको लग रहा है आपके कमज़ोर हम नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं लड़ पाएंगे, पर वही अगर कोई आपके किसी लव्ड वन के साथ कुछ मिसबिहेव करे, तब आप देखिए आपके पास कहाँ से पावर आ रहा है, उठा के पटक देंगे, ऐसा गुस्सा आ आता है ना। पर वही थोड़ी देर पहले बोलेंगे भाई उठा के थोड़ा सामान रख देना, नहीं मेरा मन नहीं है, पर वही गुस्सा दिला दीजिए, तब देखिए तो आपको उठा के पटक देगा वो, है ना। तो ये एंगर जो है ये आपको एनर्जी देता है फाइट करने के लिए। ट्रस्ट फ्लैग्स प्रेजेंस ऑफ सेफ्टी। कभी कभी ना हम लोग को ट्रस्ट वाला फीलिंग भी दिलाता है किसी के पास रहने से, जिससे हम सेफ्टी फील कर सकते हैं कि हाँ भाई इसके साथ हम सेफ फील कर रहे हैं, सेफ फील करते हैं ना। कभी कभी ट्रस्ट क्या है, इमोशंस ही तो है, फीलिंग ही तो है, जिसके थ्रू आप समझ पाते हैं कि नहीं यहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं, यहाँ पे इसके साथ हम अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे एक फ्लैग दिख रहा है, किस चीज़ का? ट्रस्ट का फ्लैग दिख रहा है। इमोशंस में डिस्टर्ब थिंकिंग बट ऑल्सो सिग्नल्स व्हेन वंस अटेंशन नीड। इमोशन कभी कभी डिस्टर्ब करता है थिंकिंग को, ऑब्वियसली डिस्टर्ब कर देता है। आप कुछ काम कर रहे थे, आपके अंदर इमोशंस आ गया, आप एक गाना सुने, फिर आप खो गए और आप अलग ही याद में चले गए, जरूरी आपको डिस्टर्ब कर दिया। पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि सामने वाला का इमोशन, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बस अपना ही इमोशंस नहीं है, सामने वाला का भी इमोशंस को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मिनट जाइए, हाँ यहाँ पे जो आ रहा है बात कि आपके सामने आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सामने कोई इंसान है जो उदास बैठा हुआ है, ठीक, उदास बैठा हुआ है। जनरली वो आता है ना तो आपको डिस्टर्ब करता है, आपको परेशान करता है, आपके साथ घुलता मिलता है, आपसे अपना बात करता है, पर वो उस दिन कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा हुआ है। तो क्या आपको सामने वाले के इमोशंस को आप समझेंगे, तभी तो आप उसे पूछेंगे ना कि क्या वो बात, आज कुछ उदास लग रहे हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो, तो
आपका अटेंशन, व्हेंस वन अटेंशन नीड, जब उसको आपका ज़रूरत था, अटेंशन का ज़रूरत था, तो आप उसके इमोशंस को समझ के, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ के आप अपना अटेंशन उसको दे रहे हो। आप आपसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है भाई, बताओ, समझे? तो ये आप कभी कभी ये इमोशंस हमारे इस जगह पे भी हेल्प कर रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि इमोशंस को जितना गलत तरीके से देखते थे, ये इमोशन हमारा कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो और ये सब जो इस तरह से जो इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है, या उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशन इंटेलिजेंस है। हाँ, उसके बाद हमारा आता है कि लास्ट टॉपिक है, इस लास्ट कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का लास्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल इमोशन दैट आर रिलेवेंट टू इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या क्या प्रिंसिपल जरूरी है इमोशंस के लिए, इमोशंस के लिए क्या क्या प्रिंसिपल जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या बोल रहे हैं हम, इमोशंस दैट आर रिलेवेंट, कौन सा इमोशन रिलेवेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। इमोशंस आर इन्फॉर्मेशन अबाउट आर वर्ल्ड। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन क्या है, अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, आपके पास इंसान एक बैठा हुआ है, आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप उसके फेस को देख के समझ पा रहे हैं कि वो उदास है कि खुश है, उसको हमको किस तरह से अटेंशन देना है। डिसीजन मस्ट इनकॉर्पोरेट इमोशन, आपका जो डिसीजन है आपके इमोशन के साथ कॉर्पोरेट करता है। ऑब्वियसली आपका इमोशन अगर उदास है तो आप किस तरह से डिसीजन लेंगे, आप खुश हैं तो किस तरह से डिसीजन लेंगे। जैसे समझिए कि कुछ नेगेटिव मूड का जो इंसान होता है ना, कभी कभी ना बहुत ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन देन दोज इन द मूड ऑफ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लिखना भूल गया है, पॉजिटिव नहीं मिस है, मतलब कभी इंसान बहुत खुश है, ठीक है, बहुत खुश है, उससे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो खुशी वाला इंसान जितना अच्छे से काम नहीं करेगा ना, कोई उदास मन वाला इंसान बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। हो सकता है ना कि वो अगर, जैसे मान लीजिए कि एक पुलिस है, पुलिस की बेटी गायब है, किडनैप हो चुकी है, और वही केस उसी को मिला हुआ है, ठीक है, वो उदास भी है, तो वो जब इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा से इन्वेस्टिगेट करेगा, या फिर अभी एक और पुलिस है जिसकी जैसे नई नई बेटी हुई है, ठीक है, वो बहुत खुश है, या फिर उसका बेटा हुआ है वो बहुत खुश है, या फिर उसका शादी हुआ है। अब आप बताइए ज़्यादा अच्छा से इन्फॉर्मेशन कौन गैदर करेगा? ऑब्वियसली ये इंसान, क्योंकि वो उदास भी है, उसका इमोशनल जुड़ा हुआ है। हो सकता है उसकी अपनी बेटी नहीं गायब हो सकता है उसकी अपनी बेटी नहीं गायब हो, पर एक टाइम पे उसकी बेटी के साथ भी कुछ गलत हुआ हो, पर यहाँ पे दूसरी की बेटी गायब हुई है, फिर भी वो उदास हो जाएगा उस अपनी बेटी को याद करके। तो क्या वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से गैदर करेगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छे से उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा, उस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगा। हम आपको हर चीज़ में एग्जाम्पल आपके लाइफ में ना रिलेट कर करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए पूरी तरह से कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, सप्रेसिंग एंड हाइडिंग इमोशन टेक्स अ वैल्यूएबल मेंटल एनर्जी। सप्रेस करना, हाइड करना, पहले हम एग्जांपल से आपको समझाए ना, ये मानेंगे ही नहीं कि अरे मेरे को जेलस फील हो रहा है, हम सप्रेस कर दे रहे हैं, हम हाइड कर रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना सप्रेस करना चाहिए ना हाइड करना चाहिए अपने इमोशंस को। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने वैल्यूएबल मेंटल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हाईली आप स्ट्रेसफुल हो सकता है, और ये अगर लंबे समय तक ऐसा हुआ ना, तो आपके अंदर एक एंजाइटी देखने को मिलेगा। जैसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि होता है ना, कभी कभी हम बोला जाता है कि आपके अंदर गुस्सा है, दर्द है, तकलीफ है, जो भी आप निकाल दीजिए, इमोशंस को निकाल देना चाहिए, बता देना चाहिए, नहीं तो वो खुद बाहर निकलेगा, और जब वो खुद बाहर निकलेगा तो बहुत गंदे रूप में बाहर निकलेगा। हो सकता है ना कि आपके साथ कोई बुरा बिहेव किया, ठीक है, आपकी कज़न है, आपकी कज़न आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको उसके बर्थडे में गए और आपको लगा कि नहीं उसको जिस तरह से बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव नहीं की, दूसरे बार भी गए वैसा ही की, तीसरे बार भी गए वैसे ही की, ठीक है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, नहीं मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, उसका अपना है, लाइफ कर सकती है, हमको दिक्कत नहीं है, हम दुखी की नहीं है भाई, हमको दुखी की नहीं है, हमको कोई उदासीनता नहीं है, पर उसके अंदर तो है, पर वो तो एक्सेप्ट तो कर नहीं रही है, पर उसका जो बिहेवियर है ना, उसके अंदर तो उदासीनता है। या तो वो सपना में बार बार देखेगी कि उससे झगड़ रही है, या फिर ऐसा होगा कि वो उसके साथ ना ठीक सीधे मुंह बात नहीं करेगी, समझे, और दोनों के बीच में रिलेशन ना गंदा हो जाएगा। उससे बेटर है कि झगड़ लो, बता दो भाई तुम ऐसे क्यों की, वो भी अपना एक्सक्यूज दे देगी, है ना, ये ज़्यादा सही है। बेटर है कि अपने इमोशंस को अपने अंदर रख के छुपाना, हाइड करना या फिर सप्रेस करना। फोर्थ नंबर पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट बता रहा है कि इग्नोरिंग इमोशंस नॉट रियलिस्टिक गोल। इग्नोर करना इमोशन को ये बिल्कुल रियलिस्टिक गोल नहीं है, जबकि इमोशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इमोशन को इंटेलिजेंटली यूज करना चाहिए समझने के बाद। ठीक है, यहीं पे वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा चैनल और ग्रो करेगा, और फिर ग्रो करेगा तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कंसेप्ट ऑफ इमोशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो उसके लिए हाँ, इसके बाद हम वीडियो को फिर नेक्स्ट हमारा जो आएगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इमोशन